उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जोसेफ बोल रहा हूं बॉस, स्पेशल अस्पताल से। जोसेफ ने कहा, क्या मतलब? क्या अब राना हाउस का नाम तब्दील कर दिया है तुमने? इस बार दूसरी तरफ से इमरान ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, नहीं बॉस, राना हाउस तो राना हाउस ही है। मैं वाकई स्पेशल अस्पताल से कॉल कर रहा हूं। जवाना और टाइगर दोनों शदीद जख्मी हो गए थे, इसलिए उन्हें मैं बराह रास्त यहाँ ले आया था। अब उनकी हालत खतरे से बाहर हुई है, तो मैं आपको इतला दे रहा हूं, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। कैसे जख्मी हुए हैं ये दोनों? इमरान का लहजा यकलक सर्द हो गया था और जोसेफ ने स्पेशल कॉशन की कॉल मिलने से कार लेकर टाकूरा के धोबी घाट के इलाके में जाने और वहां इन दोनों के मलबे में दबे होने से लेकर उन्हें यहां तक ले आने की पूरी तफसील बता दी। इसका मतलब है कि ये दोनों तरक्की माकूस कर रहे हैं, यानी आगे की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं कि अब ये आम से बदमाशों के हाथों इस हालत में पहुंचने लग गए हैं। पहले तो चूंकि कार पर अचानक हमला हुआ था इसलिए मैंने इसका नोटिस नहीं लिया था, लेकिन अब जो सूरत हाल तुमने बताई इसका मतलब है कि गफलत की वजह से इन बदमाशों को इस मकान पर बम मारने का मौका मिल गया जिसमें ये मौजूद थे, और ये इंतहाई गफलत और नाकारा कारकर्दगी है। इमरान का लहजा इंतहाई सर्द हो गया था। यस बॉस, मैं भी यही सोच रहा हूँ, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इनसे मिलकर तफसील हासिल करो और फिर मुझे रिपोर्ट दो। इन्होंने वाकई ही गफलत की है तो उन्हें इसकी इंतहाई सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ से इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो जोसेफ ने रिसीवर रख दिया। वो खुद भी इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये सब कुछ टाइगर और जवाना की वजह से हुआ है, इसलिए उसने इससे इमरान की बात की तस्दीक की थी। और फिर 1 घंटे बाद एक डॉक्टर उसे अपने स्पेशल हॉस्पिटल में ले गया जहां जवाना और टाइगर बेड्स पर लेटे हुए थे। ओह जोसेफ, तुम, इसका मतलब है कि तुम यहाँ अस्पताल हमें लाए हो? जवाना और टाइगर ने जोसेफ को देखकर कहा, हाँ, मुझे तुम्हारा स्पेशल कॉशन मिल गया था। जोसेफ ने बेड्स के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा और फिर उसने कॉशन मिलने से लेकर उन्हें यहाँ तक पहुँचाने की पूरी तफसील बता दी। तुम्हारा शुक्रिया जोसेफ, वरना हम वहीं मलबे में ही दबे हलाक हो जाते, टाइगर ने कहा। लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मुझे तफसील से तो बताओ, जोसेफ ने कहा। तो टाइगर ने उसे भोले के कलम में जाने से लेकर बेहोश होकर इस मकान में पहुंचने और फिर शर्फू से होने वाली लड़ाई, उसके बाद कालू से होने वाली बातचीत तक की सारी तफसील बता दी। हम वहां इमारत के बैरूनी हिस्से में कालू के इंतजार में बैठे हुए थे कि अचानक 3 अतराफ से मिसाइल फायर हुए और संभल ही ना सके, टाइगर ने कहा। बस मुझे सिर्फ इतना याद है कि मिसाइल फायर होते ही मैंने कलाई में मौजूद स्पेशल कॉशंस का बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे इल्म नहीं हो सका, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि बॉस की बात दुरुस्त है, तुम दोनों ने वाकई ही गफलत से काम लिया है, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। बॉस का ख्याल? क्या मतलब? दोनों ने चौंकर हैरत भरे लहजे में कहा। तो जोसेफ ने इमरान को इतला देने और उसके जवाब के बारे में तफसील बता दी। हमारे दरअसल वहमो गुमान में भी ना था कि कालू खुद आने की बजाय इस तरह की वारदात करेगा, वरना हम शायद इतनी आसानी से मात ना खाते, टाइगर ने कहा। मास्टर की बात दुरुस्त है टाइगर, वाकई ही हमसे हमाकत हुई। असल में तुमने शर्फू के लहजे में बात की है, इससे ये बात सामने आई है कि शर्फू इस कालू का ख़ास आदमी था, इसलिए वो लाजिमन ये बात समझ गया था कि शर्फू की बजाय कोई और बोल रहा है और इस पॉइंट को सामने रखकर काम करना चाहिए था, जवाना ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, बस ख्याल नहीं आया इस बात का, और हम इस मकान से बाहर रहकर भी इस कालू को चेक कर सकते थे, टाइगर ने भी तवील सांस लेते हुए कहा। मास्टर से मेरी बात कराओ, जोसेफ में एतराफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मास्टर जो सज़ा देना चाहे मैं उसे भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, जवाना ने कहा। बॉस को यकीनन इस बात पर ही गुस्सा होगा कि तुम आम से बदमाशों और गुंडों के हाथों 2 बार अस्पताल पहुँच चुके हो। बहरहाल मैं खुद से बात कर लूँगा, लेकिन अब आइंदा तुमसे कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, जोसेफ ने कहा। मैं मास्टर से माजरत कर लूँगा, ये काम वाकई ही मेरे बस का है, जवाना ने कहा। तो जोसेफ बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसका मतलब है कि तुम वाकई ही मरना चाहते हो? जोसेफ ने तो जवाना के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए।
क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है जवाना, और ये बात तुमने मेरे सामने कर दी है। लेकिन अगर ये बात तुम बॉस के सामने करोगे तो बॉस अपने हाथों से तुम्हें गोली मार देगा। मायूस और नाकाम लोगों से उसे जिस कदर नफरत है उतनी शायद उसे किसी से भी ना हो, और वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मायूस और नाकाम आदमी जिंदा रह जाए। जोसेफ ने सर्द लहजे में कहा तो जवाना बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मुझे वाकई उसका ख्याल ना आया था, लेकिन अब मास्टर जो नाराज़ है उसका क्या किया जाए? जवाना ने कहा। तुमने मेरे सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया है, और ये बात मेरे नज़दीक आदमी की अज़मत की दलील है कि वो अपनी गलती का कोई जवाब बनाने की बजाय उसका एतराफ़ कर ले। और ये मैं बात जब बॉस को बताऊंगा तो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। लेकिन ये बता दूं कि बस बॉस बार बार गलतियां माफ़ करने का आदी नहीं है। जोसेफ ने कहा और उठकर खड़ा हुआ। बैठो जोसेफ, 1 मिनट बैठो, जवाना ने कहा तो जोसेफ दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है? जोसेफ ने कहा। तुमने ये केस मुझे दिया था, ये कहकर के टागोरा के इलाके की सफाई की जाए। शर्फू और कालू जो वहाँ के हेड्स में हैं, उनमें से शर्फू राजा जा चुका है, जबकि कालू बाकी रह गया है। अगर मैं इस कालू को ट्रेस करके उसका खात्मा कर दूं तो क्या ये इलाका साफ हो जाएगा, या मुझे वहाँ हर क्लब और हर होटल और हर हड्डे में घुसकर गुंडों और बदमाशों का खात्मा करना पड़ेगा? जवाना ने कहा तो जोसेफ भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। टागोरा में गंदगी फैलाने वाले का सरगना उस्ताद कालू है, और मैं जितने भी उसके अड्डे हैं और जितने भी लोग हैं वो सब उस्ताद कालू की सरपरस्ती पर काम करते हैं। और हो सकता है कि उस्ताद कालू मंशियात और असले की स्मगलिंग के किसी नेटवर्क का भी सरगना हो। इसलिए तुम उस्ताद कालू को इस वक्त तक ख़त्म करना है जब से उस बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लो। कालू के खात्मे के बाद बॉस ये मालूमात पुलिस तक पहुंचा देगा और चीफ पुलिस के आला हुक्काम को हुक्म देगा कि इन अड्डों को ख़त्म किया जाए, और अड्डे ख़त्म हो जाएंगे। इस टागोरा को साफ कर दिया जाएगा और वहाँ के शरीफ लोगों को एतमीनान होगा। जोसेफ ने कहा। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं अकेला भी ये काम कर लूँगा। जवाना ने कहा। नहीं, जो कुछ तुमने बताया है इससे जाहिर होता है कि कालू सामने नहीं आता बल्कि खुफिया रहता है, इसलिए तुम्हारी निस्बत टाइगर इससे ज़्यादा आसानी से तलाश कर सकता है। जब ये तलाश कर ले तो फिर तुमने इसको पकड़ना है। जोसेफ ने बाकायदा हिदायत देते हुए कहा, और जवाना ने अस्मात में सर हिला दिया। वैसे जोसेफ, मैं काफ़ी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मुझे बाज़-औक़ात हैरत होती है कि तुम जो सिवाय विच डॉक्टरों, जंगल जानवरों और देवताओं के अलावा कोई बात भी नहीं करते, कैसे ऐसी अक्लमंदाना बातें करते हो। अब तुमने जिस अंदाज में जवाना से बात की है, ये अंदाज बिल्कुल इमरान साहब जैसा है। टाइगर ने कहा तो जोसेफ बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं तो बॉस का ग़ुलाम हूँ, और आकाओं का असर बहरहाल ग़ुलामों पे होता ही है। जोसेफ ने कहा और उठकर खड़े हो गए। मैं खुद बाज़-औक़ात इसकी बातें सुनकर पागल हो जाता हूँ। मुझे यूँ लगता है जैसे ये कोई और जोसेफ हो, उसकी तो जून बदल जाती है। जवाना ने कहा। मुझे विच डॉक्टर शाशान ने एक बार बताया था कि अगर उकाबों के साथ परवरिश पाए तो इस कव्वे में भी अकाबों जैसी खसूसियात पैदा हो जाती हैं, और मैं वही कव्वा हूँ जो बॉस जैसे उकाब के साथ रहता है। जोसेफ ने कहा, और उसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर आ गया। उस्ताद कालू अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन में से एक फ़ोन की घंटी बज उठी। ये डायरेक्ट फ़ोन था और इंदौर मुल्क से ही की जा सकती थी, जबकि मेज़ पर एक ऐसा भी फ़ोन था जो डायरेक्ट तो था, लेकिन इसमें कॉल सिर्फ बैरून मुल्क से की जा सकती थी। यस, कालू बोल रहा हूँ, उस्ताद कालू ने तहमकाना लहजे में कहा। स्टीफन बोल रहा हूँ उस्ताद कालू, रॉबिन्सन क्लब से। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। ओह, तुम स्टीफन, तुमने कैसे कॉल की है? क्या कोई ख़ास बात? उस्ताद कालू ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा है, मैंने सोचा कि तुम्हें इत्ला कर दूं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो उस्ताद कालू भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। कब की बात कर रहे हो? उस्ताद कालू ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी आधा घंटा पहले की। क्यों? स्टीफन ने जवाब दिया, और उस्ताद कालू भी इख्तियार हंस पड़ा। क्या अब तुमने ख्वाब देखना तो नहीं शुरू कर दिया स्टीफन? टाइगर को तो हलाक हुए 3-4 रोज़ होने वाले हैं,
اور اسے ہلاک میں نے ہی کرایا ہے اور یہ بات کنفرم ہے، استاد کالو نے کہا۔ پھر تمہیں یقیناً تمہارے آدمیوں نے غلط اطلاع دی ہے۔ ٹائیگر زندہ سلامت موجود ہے، مجھ سے زیادہ اسے کون جانتا ہوگا، اور میں آدھا گھنٹہ پہلے اس سے مل چکا ہوں، اسٹیفن نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا۔ تو استاد کالو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا تم واقعی درست کہہ رہے ہو؟ استاد کالو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 100% درست استاد کالو، تم جانتے ہو کہ میں غلط بات نہیں کیا کرتا، پھر مجھے اس معاملے میں غلط بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو صرف اس لیے تمہیں کال کر کے آگاہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ میرے انتہائی وسیع کاروباری تعلقات ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ٹائیگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ دوسری طرف اسٹیون نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اطلاع دی، استاد کالو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ کر ایک اور فون کا رسیور اٹھایا اور یکی بات دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ موتبانہ تھا۔ آسٹر سے بات کراؤ، استاد کالو نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ بڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے رسیور اٹھا لیا۔ یس، استاد کالو نے کہا، آسٹر سے بات کریں باس، دوسری طرف سے موتبانہ لہجے میں کہا کیا۔ ہیلو آسٹر، میں استاد کالو بول رہا ہوں، ٹاگورا سے، استاد کالو نے کہا۔ اوہ استاد کالو، تم نے کیسے کال کیا مجھے؟ کیا کوئی خاص کام ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا کیا۔ ہاں، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم ٹائیگر سے واقف ہو؟ استاد کالو نے کہا۔ ٹائیگر؟ ہاں، وہ تو زیر زمین دنیا میں خاصا معروف آدمی ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، آسٹر نے کہا۔ اس کی رہائش گاہ کا علم ہے تمہیں؟ استاد کالو نے کہا۔ ہاں، وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں مستقل رہائش پذیر ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا ٹائیگر سے کوئی کام ہے تمہیں؟ آسٹر نے کہا۔ کسی ہوٹل میں رہتا ہے اور کس کمرے میں؟ استاد کالو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا تو آسٹر نے اسے ہوٹل کا نام اور کمرے کی تفصیل بتا دی۔ مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، البتہ میری ایک پارٹی اس سے ملنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے معلومات حاصل کی ہیں۔ تمہارا شکریہ، استاد کالو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھا اور پھر ایک اور فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ روسٹر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری اور چیختی ہوئی آواز سنائی تھی۔ استاد کالو بول رہا ہوں روسٹر، استاد کالو نے کہا۔ اوہ تم، کیا کوئی کام پڑ گیا ہے تمہیں مجھ سے؟ روسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک آدمی کو فنش کرانا ہے، استاد کالو نے کہا۔ تمہارے پاس تو اپنے بے شمار آدمی ہیں، پھر تم نے مجھ سے کیوں رابطہ کیا؟ روسٹر نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر کو فنش کرنا ہے، اور ٹائیگر دارالحکومت کے ان علاقوں میں کام کرتا اور رہتا ہے جہاں میرے آدمی کماتے جاتے ہیں، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تم بتاؤ، کیا تم یہ کام لے سکتے ہو یا کسی اور سے کروا لوں؟ استاد کالو نے کہا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ ٹائیگر مجھ سے زیادہ اونچے درجے کے ہوٹلوں میں کام کرتا ہے، وہ مجھے حقیر سمجھتا ہے، اس لیے اس کے خلاف کام کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا معاوضہ بھی ہوگا، کیونکہ ٹائیگر انتہائی ہوشیار اور چکنا آدمی ہے، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر اسے معلوم ہو جائے گا یہ میرا کام ہے، اس کے بعد میری اس سے کھلی جنگ شروع ہو جائے گی۔ روسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، معاوضہ تمہاری مرضی کا، لیکن کام حتمی ہونا چاہیے، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلا لیا ہے، تم ایک کی بجائے زیادہ گروپ کو وہاں بھجوا دو، وہ کس سے بچ سکے گا؟ استاد نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم اس کی رہائش گاہ کی نگرانی کریں اور وہ وہاں پہنچے تو اس پر فائر کھول دیں؟ یہ ترکیب ہے، لیکن اس میں تمہارا خرچہ 50 لاکھ ہوگا، روسٹر نے کہا۔ ٹائیگر کی لاش مجھے بھجوا دینا اور معاوضہ وصول کر لینا، استاد کالو نے کہا۔ نہیں، اصول کے مطابق آدھی رقم پہلے اور آدھی رقم کام کے بعد، روسٹر نے کہا۔ اوکے، ابھی تمہارے کلب آدھی رقم پہنچ جائے گی، لیکن ٹائیگر کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، استاد کالو نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، تو مجھے اس کی رہائش گاہ کی تفصیل بتا دو، روسٹر نے کہا۔ تو استاد کالو نے اسے اس ہوٹل کا نام اور اس کی تفصیل بتا دی جس میں ٹائیگر رہائش پذیر تھا۔ ٹھیک ہے، اب کام حتمی طور پر ہو جائے گا، روسٹر نے کہا۔ اوکے، استاد کالو نے مطمئن لہجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس نے دوسرے فون کا رسیور اٹھایا اور اپنے آدمی کو 25 روپے روسٹر کلب میں بھجوانے کے اپنے آدمی کو 25 لاکھ روپے روسٹر کلب میں بچھوانے کی ہدایت دے کر اس نے رسیور رکھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ روسٹر، جن کے پاس پیشہ ور قاتلوں اور گنڈوں کا ایک پورا گروپ تھا، اس ٹائیگر کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔
टाइगर ने कार अपनी रिहायशी होटल के कंपाउंड गेट के अंदर मोड़ी और फिर कार को पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में अपनी मखसूस जगह पर कार रोककर वो नीचे उतरा ही था कि अचानक एक तरफ से एक कद का आदमी इसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारा नाम टाइगर है, इस आदमी ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। उसने जीन्स की पतलून और चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और एक हाथ जैकेट की जेब में था। हाँ, क्यों? टाइगर ने मुड़कर कहा ही था कि इस आदमी का हाथ जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था, लेकिन उससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, टाइगर का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और आदमी के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा। उसके साथ टाइगर की लात भी हरकत पे आई और वो आदमी पिंडली पर सरब खाकर चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि टाइगर की दूसरी लात इसकी कनपट्टी पर पड़ी और वो चीखता हुआ उछलकर एक बार फिर नीचे गिरा और साकित हो गया। अभी टाइगर संभला ही था कि अचानक धमाका हुआ और साई की आवाज़ के साथ ही एक गोली उसके गर्दन के करीब से निकलकर साइड दीवार में घुस गई। गोली मेन गेट की तरफ से चलाई गई थी और टाइगर बिजली की सी तेजी से झुका और उसने कार की ओट ले ली, लेकिन अब गोलियां मुसलसल चल रही थी। होटल में अफरा तफरी फैल गई। टाइगर तेजी से रेंगता हुआ कार की ऊपरी साइड पर पहुंच गया। उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। अब गोलियां चलाने वाले करीब आ गए थे। उनकी तादाद 2 थी और वो दौड़ते हुए कार की तरफ बढ़े चले जा रहे थे कि यकलक टाइगर ने हाथ ऊंचा किया और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज आवाज़ों के साथ ही वो दोनों जो कार के करीब पहुंच चुके थे चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। टाइगर उछलकर खड़ा हो गया और तेजी से आगे बढ़ा। इनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर अभी तक मौजूद था। उसने तड़पते हुए भी हाथ उठाकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने एक बार फिर फायर खोल दिया और तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही वो दोनों एक झटके से साकित हो गए। ये क्या हो रहा है टाइगर, तुम ये क्या हो रहा है? अचानक मेन गेट की तरफ से किसी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये होटल का मैनेजर था। रॉल्फ, मुझ पर अचानक कातिलाना हमला किया गया है, तुम 2 आदमी भेजो। हमला आवर इधर बेहोश पड़ा हुआ है, उसे उठाकर मेरे कमरे में ले जाओ, टाइगर ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो रॉल्फ दौड़ता हुआ मेन गेट से बाहर आया। उसके पीछे 3-4 आदमी भी आ गए। ये होटल के थे और मुसल्ला थे। तुम पर कातिलाना हमला किया गया है। ओह वेरी सैड, किसने किया है? और उसने करीब आते हुए कहा, पता नहीं, अब इस बेहोश आदमी से पूछ-कुछ करनी पड़ेगी, टाइगर ने कहा। ओह, ये तो रॉस्टर के आदमी हैं। रॉस्टर के? रॉल्फ ने इन लाशों को देखकर उछलते हुए कहा। रॉस्टर? वो कौन है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ज़ीको क्लब का मालिक, खासा मारूफ गैंगस्टर है। उसके बाद तो पेशावर कातलों और गुंडों का ग्रुप है। ये उसके आदमी हैं। वो बेहोश आदमी कहाँ है? रॉल्फ ने कहा। इधर कार की दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रॉस्टर ने इस पर कातिलाना हमला क्यों कराया है। वैसे उसके आदमी उसे पूरी तरह पहचानते नहीं थे, इसलिए वो कन्फर्मेशन के चक्कर में पड़ गए थे और मार खा गए, वरना अगर वो अचानक इस पर फायर खोल देते तो शायद टाइगर का बच निकलना मुश्किल हो जाता। वैसे उसने ज़ीको क्लब का नाम तो सुना हुआ था, लेकिन चूंकि ये इंतहाई 3rd क्लास गुंडों का अड्डा था, इसलिए टाइगर वहाँ कभी ना गया था और ना ही वो किसी इस रॉस्टर को जानता था। और ये स्टफ है और ये भी रॉस्टर का ख़ास आदमी है। रॉल्फ ने कार की दूसरी तरफ आकर फर्श पर पड़े हुए बेहोश आदमी की तरफ देखते हुए कहा। क्या ये रॉस्टर इस वक्त क्लब में मौजूद होगा? टाइगर ने कहा। तुम वहां जाना चाहते हो? नहीं, वो इंतहाई खतरनाक आदमी है। तो मुझे बताओ, तुमने उससे क्या पूछना चाहते हो? वो मेरा दोस्त है, मैं उससे पूछ लेता हूँ और ये लाशें भी उससे भिजवा देता हूँ, और इस बेहोश आदमी को भी, रॉल्फ ने कहा। उसने यकीनन किसी पार्टी से ये काम बुक किया होगा और वो तुम्हें कभी भी इस पार्टी के बारे में नहीं बताएगा। तुम इन आदमियों को अपने पास संभालो, बाकी मैं खुद उससे चेक कर लूँगा। लेकिन ये सुन लो रॉल्फ, कि अगर तुमने उसे फ़ोन पर इतला दी तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा, टाइगर ने कहा। और उसके साथ ही वो दोबारा कार में बैठा और चंद लम्हों के बाद कार ज़ीको बार की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसके होंठ भींचे हुए थे। जिस अंदाज पर उस पर हमला किया था उसने उसके सहन में आग भर दी थी। उसे समझ ना आ रही थी कि इस 3rd क्लास गुंडे रॉस्टर को इस पर हमला के लिए किसने बुक किया है। अचानक उसके जहन में उस्ताद कालू का ख्याल आ गया। हाँ, वही ये काम कर सकता है, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर ये ख्याल उसके जहन में जम सा किया, क्योंकि आज सारा दिन वो उस्ताद के बारे में मालूमात हासिल करता रहा था। फिर इत्फाकन ही रात उस्ताद कालू के बारे में पता चला था। उसने सोचा था कि कल जवाना को साथ लेकर उसके मकाम पर रेड करेगा। थोड़ी देर बाद ज़ीको क्लब पहुंच गया। उसने कार एक साइड पर रोकी और नीचे उतरकर वो तेज कदम उठाता मेन गेट की तरफ बढ़ गया। क्लब में खासा रश था। शराब की बो और सिगरेटों के धुएं से हाल भरा हुआ था। वो होंठ पीछे सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया।
रॉस्टर कहाँ है? टाइगर ने काउंटर पर खड़े हुए एक शख्स से मुखातिब होकर कहा। तुम कौन हो? उसने टाइगर को गौर से देखते हुए कहा। मेरा नाम कोबरा है और मैं दौलत आबाद से आया हूँ। मैंने रॉस्टर को एक बड़ा काम देना है और फिर वापस दौलत आबाद जाना है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा। इस काउंटरमैन ने बड़े सौदे का नाम सुनते ही निकालते हुए मुंह से उसके साथ ही उसने काउंटर पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मार्टिन बोल रहा हूँ बॉस, काउंटर से। दौलत आबाद से कोई शख्स आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। इसका कहना है कि उसने आपसे कोई बड़ा काम लेना है, काउंटरमैन ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने जवाब दिया और फिर रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही उसने एक तरफ खड़े एक और गुंडे को इशारे से बुलाया। जाबरान साहब को बॉस के ऑफिस तक छोड़ाओ, काउंटरमैन ने इस आदमी से कहा। अच्छा आओ जी, जाबर ने कहा और तेजी से साइड राहदारी की तरफ मुड़ गया। टाइगर खामोशी से उसके पीछे चल दिया। राहदारी की आखिर में सीढ़ियां नीचे जा रही थी। सीढ़ियां उतरकर वो एक और राहदारी में पहुंच गए। इस राहदारी के आखिर में दरवाज़ा था। ये बॉस का ऑफिस है, जाओ, जाबर ने कहा और टाइगर के असबात में सर हिलाने पर वो वापस मुड़ गया तो टाइगर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया और टाइगर अंदर दाखिल हो गया। सामने मेज़ के पीछे एक भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। चेहरे से ही कोई छटा हुआ गुंडा दिखाई दे रहा था। ओह टाइगर, तुम मगर वो कोबरा, वो दौलत आबाद, इस आदमी ने टाइगर को देखकर उछलते हुए कहा और इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। और मेरा एक नाम कोबरा भी है रॉस्टर, टाइगर ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। क्या मतलब? रॉस्टर ने चौंक कर कहा, लेकिन उसका हाथ दराज की तरफ बढ़ा, लेकिन टाइगर ने ट्रिगर दबा दिया और तड़तड़ाहट के साथ ही गोलियां रॉस्टर के कान के करीब से गुजरकर दीवार से जा टकराई। हाथ दरवाजे से ऊपर रखो वरना, टाइगर ने गुर्राते हुए लहजे में कहा तो रॉस्टर ने हाथ वापस खींच लिया। मुझे इत्ला मिली है कि उस्ताद कालू ने तुम्हें मेरे कत्ल का टास्क दिया है। मैंने सोचा कि तुम कहाँ मुझे तलाश करते फिरोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, टाइगर ने कहा। तुम्हें किसने इत्ला दी है? रॉस्टर ने होंठ भींचते हुए कहा। मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ रॉस्टर, मेरे भी बेशुमार ऐसे इत्लात मौजूद हैं कि मुझे इत्ला मिल जाती है। बहरहाल तुम ये बताओ कि उस्ताद कालू इस वक्त किधर है? अगर तो तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम जानते हो कि मेरा निशाना कैसा है। तुम्हारे पलक झपकने से पहले गोली तुम्हारे दिल में उतर चुकी होगी और फिर उस्ताद कालू को इसकी कोई दिलचस्पी ना होगी कि तुम्हारी लाश गटर में पड़ी तैर रही है या किसी सड़क पर पड़ी नजर आ रही है। क्या तुम वाकई ही मुझे जिंदा छोड़ दोगे? रॉस्टर ने कहा। हाँ, अगर तुम मुझे जानते हो तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, टाइगर ने कहा। उस्ताद कालू इस वक्त टाकुरा में अपने मखसूस अड्डे पर होगा। इस अड्डे को वहाँ स्वीट हाउस कहा जाता है। वो एक काफ़ी बड़ा मकान है जिसके नीचे तहखाने हैं। वहाँ उस्ताद कालू बड़े बड़े लोगों को बुलाकर जुआ खेलता है। बड़े बड़े अफसर वहाँ जाते हैं। रात 12 बजे तक वो वहीं रहता है, रॉस्टर ने कहा। इस मकान की तफसील बताओ, टाइगर ने कहा तो रॉस्टर ने तफसील बता दी। वहाँ फ़ोन तो होगा, टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन मैं वहाँ फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि वो इसका मखसूस अड्डा है और सिवाय उसके ख़ास आदमियों के और किसी को इस अड्डे के बारे में मालूम नहीं है। मुझे भी इसलिए मालूम था कि एक बार इसने मुझे वहीं बुलवाया था, रॉस्टर ने कहा। ओके, चूंकि तुमने ताउन किया है इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ, टाइगर ने कहा और वापस मुड़ा। लेकिन दूसरे लम्हे बिजली सी भी तेजी से मुड़कर उसने फायर खोल दिया और रॉस्टर चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे साइड पर जा गिरा। उसके हाथ से रिवॉल्वर नीचे जा गिरा था। तुम इंतहाई घटिया बदमाश हो, तुमने मेरी पुश्त पर फायर करना चाहा, वरना मैं वाकई ही तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा था, टाइगर ने कहा और मुड़ते हुए उसने रॉस्टर का हाथ तेजी से दराज की तरफ जाते हुए देख लिया था। चंद लम्हे तड़पने के बाद रॉस्टर हलाक हो गया तो टाइगर ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और तेज तेज कदम उठाता राहदारी में आ गया। थोड़ी देर बाद वो क्लब से बाहर मौजूद अपनी कार तक पहुंच गया। उसने कार आगे बढ़ाई और फिर एक पब्लिक फोन बूथ के करीब कार रोक दी और कार से उतरकर वो फोन बूथ में दाखिल हुआ। उसने जेब से कार्ड निकालकर फोन में डाला और रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रॉल्फ बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही उसकी रिहायशी के मैनेजर रॉल्फ की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ रॉल्फ, इन लाशों और बेहोश आदमी का क्या हुआ है? टाइगर ने कहा। वो मौजूद हैं, तुम बताओ क्या करूं उनका? रॉल्फ ने कहा। मैंने रॉस्टर को फिनिश कर दिया है।
اس لیے اب اس बेहोश आदमी का भी खात्मा कर दो और लाशें गटर में फेंक दो। टाइगर ने कहा। ओह, रोस्टर ख़त्म हो गया। गुड शो, वरना मैं वाकई परेशान था कि जब इसके आदमियों की लाशें इस तक पहुंचेंगी तो इसका ना जाने क्या रद्द अमल होगा। बहरहाल ठीक है, अब लाशें गायब हो जाएंगी, रॉल्फ ने जवाब दिया। ओके, टाइगर ने कहा। उसके साथ ही उसने कॉरिडोर दबाकर फ़ोन ऑफ कर दिया। कार्ड को मज़ीद दबाव डालकर अंदर किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर, बोल रहा हूँ जोसेफ। जवाना कहाँ है? टाइगर ने कहा। मौजूद है, बात कराऊं? जोसेफ ने जवाब दिया। हाँ, टाइगर ने कहा। हेलो, जवाना बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद जवाना की आवाज़ सुनाई दी। जवाना, मुझ पर उस्ताद कालू ने एक मकामी बदमाश के जरिए कातिलाना हमला कराया, लेकिन मैंने हमला करने वालों को भी ख़त्म कर दिया और इस मकामी बदमाश को भी। टाइगर ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि उस्ताद कालू एक बार फिर हमारी हरकत में आ गया है। इसका पता चला है कि कहाँ है वो? उसने कहा। हाँ, उसके ऑफिस का तो पता चल गया है, लेकिन ऑफिस में वो कम होता है। अलबत्ता इस मकामी बदमाश से उसके एक और अड्डे के बारे में मालूम हुआ है। ये खुफिया जुआ खाना है और उस्ताद कालू रात 12:30 बजे तक वहीं रहता है। मेरा ख्याल है कि वहीं उस पर हाथ डाल लिया जाए। टाइगर ने कहा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? जवाना ने कहा। कैनाल लिंक रोड के एक पब्लिक फ़ोन बूथ से बात कर रहा हूँ। टाइगर ने कहा। ठीक है, तुम राना हाउस आ जाओ, फिर यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। ओके, मैं आ रहा हूँ, टाइगर ने कहा और रिसीवर कॉरिडोर पर रखकर उसने कार्ड बाहर खींचा और उसे जेब में डालकर वो फ़ोन बूथ से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी से राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद था, जबकि ब्लैक ज़ीरो इसके लिए चाय की प्याली तैयार करने के लिए किचन में गया हुआ था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। एक्सटो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ राना हाउस से, बॉस मौजूद है यहाँ। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान पे इख्तियार चौंक पड़ा। क्या बात है जोसेफ, इस वक्त क्यों फ़ोन किया? इस बार इमरान ने असल लहजे में बात करते हुए कहा। बॉस, क्या आप राना हाउस आ सकते हैं इस वक्त? उसने जोसेफ से कहा। क्यों, क्या जवाना से लड़ाई हो गई है और मैंने आकर सुलह करवानी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाना और टाइगर उस्ताद कालू के मेन अड्डे पर टागूरा जाना चाहते हैं। उस्ताद कालू अपने एक मखसूस अड्डे में है जहां वो बड़े पैमाने पर जुआ खेलता है। मेरा ख्याल है कि वहां उस्ताद कालू पर हाथ डालने की कोशिश ना की जाए, इसके ऑफिस में इस पर हाथ डाला जाए ताकि वहां उसके आदमियों और उसके अड्डों की तफसीलात मालूम हो सकें। इस तरह टागूरा की मुकम्मल सफाई आसानी से की जा सकेगी। लेकिन जमाना और टाइगर बासित हैं कि इस उस्ताद कालू को अभी हर कीमत पर ख़त्म करना चाहिए। मैं आपको स्पेशल रूम से कॉल कर रहा हूं ताकि आप आकर उन्हें समझाएं। मेरी बात वो नहीं मान रहे, जोसेफ ने कहा। तुम्हारी बात जवाना को माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जवाना स्नेक किलर्स का चीफ है, तुम नहीं हो, और चीफ जो मुनासिब समझता है वही करता है। इमरान ने जवाब दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने दोबारा फ़ोन दबाया और फिर टोन आने पर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, जवाना से बात कराओ, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ ने जवाब दिया और फिर रिसीवर अलहदा रखे जाने की आवाज़ सुनाई थी। इसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो हाथ में चाय की 2 प्यालियां उठाए वापस आ गया। उसने एक प्याली इमरान के सामने रख दी, जबकि दूसरी प्याली उठाए वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जवाना बोल रहा हूँ मास्टर। चंद लम्हों बाद जवाना की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। उस्ताद कालू के बारे में कुछ पता चला या नहीं? इमरान ने कहा। यस मास्टर, टाइगर ने इसके खसूसी अड्डे के बारे में पता चलाया है। यह अड्डा एक मकान के नीचे तहखानों में वाक़या है और वहाँ उस्ताद कालू रात 12 बजे तक रहता है। टाइगर और मैं अभी वहां जाकर उसका खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन जोसेफ का कहना है कि वहां की बजाय हम इसके ऑफिस जाकर इसका खात्मा करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे शाम को मज़ीद ढील देने की ज़रूरत नहीं है। जवाना ने कहा। तुम स्नेक किलर्स के चीफ हो और जोसेफ सिर्फ एक रुकन, फिर उसने क्यों एतराज़ किया है तुम पर? इमरान का लहजा बेहद सर्द हो गया था। मास्टर, उसने सिर्फ अपनी राय दी है, एतराज़ नहीं किया, और तो वो भी साथ जा रहा था कि आपकी कॉल आ गई। जवाना ने जवाब देते हुए कहा। ओके,
इसने साथ जाने पर आमादगी जाहिर करके अपने हक में बेहतर किया है, वरना चीफ के हुक्म पर एतराज़ करने वालों को मैं किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें मास्टर, जोसेफ इस मामले में मुझसे भी ज़्यादा समझदार है। जवाना ने जोसेफ की साइड लेते हुए कहा और बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि लाउडर की वजह से वो भी इमरान और जवाना के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। अगर तुम इजाज़त दो मैं भी तुम्हारे साथ बतौर रुकन वहाँ चलूँ, इमरान ने कहा। आप मास्टर हैं, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आपकी मौजूदगी के बाद जवाना सिर्फ नाम का चीफ ही रह जाएगा। जवाना खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। तो फिर तुमने उस उस्ताद कालू को हलाक नहीं करना बल्कि उसे अगवा करके राना हाउस ले आना है। मैं उससे एक खसूसी मामले में कुछ पूछना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। यस मास्टर, दूसरी तरफ से जवाना ने जवाब दिया, और इसके लिए तुम्हें जोसेफ को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइगर तुम दोनों ही काफ़ी हो, इमरान ने जवाब दिया। यस मास्टर, लेकिन इस सूरत में मुझे वहाँ सब कुछ करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। मेरा मतलब है स्नेक किलिंग, जवाना ने कहा। तुम चीफ हो, जो मर्जी आए करो, मैं कौन हूँ तुम्हें किस काम से रोकने वाला, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। थैंक यू मास्टर, दूसरी तरफ से जवाना ने मुसरत भरे लहजे में कहा। फ़ोन जोसेफ को दो, इमरान ने कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ, तुम राना हाउस में रहोगे। मैंने जवाना को कह दिया है कि वो उस्ताद कालू को अगवा करके राना हाउस ले आएगा। जब वो पहुंच जाए तो तुमने मुझे इतला देनी है, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा तो इमरान ने बगैर मजीद कुछ कहे रस्सी रख दिया। क्या उस्ताद कालू के अड्डे के बारे में मालूमात मिल चुकी हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, टाइगर ऐसे कामों में माहिर है, उसने मालूम कर लिया है, इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, आपने अब तक इस ब्लैक मास्क के खुसूसी सप्लाई के मामले में कोई तवज्जो नहीं दी। क्या कोई किसी बात का आपको इंतज़ार है, ब्लैक ज़ीरो ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उस्ताद कालू को मैंने इसलिए अगवा कराने का हुक्म दिया है, मुझे उसका ताल्लुक ब्लैक मास्क से लग रहा है। इसलिए जैसे ही जवाना टाइगर ने उस्ताद कालू के आदमियों के खिलाफ काम शुरू किया, ब्लैक मास्क हरकत में आ गई और उस्ताद कालू से इस खसूसी सप्लाई के बारे में मालूमात मिल सकती हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक ज़ीरो ने असबाब में सर हिला दिया। Like, comment, share, press the bell icon